नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मदरसों की बात करेंगे आज हम। उत्तर प्रदेश में मदरसे, वो भी निजी मदरसों को लेकर के उसकी जांच, उसकी पड़ताल, उसका सर्वे जब कराने के लिए सरकार बात कर रही है तो उसको लेकर के विरोध के सुर किस तरीके से तेज होते नजर आ रहे हैं। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। लेकिन इस बीच बात करें अब उस दिन ओवैसी साहब का, किस तरीके से उन्होंने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके बहाने, ये सर्वे के बहाने कहीं ना कहीं सरकार की एक साजिश है। इतना ही नहीं, उन्होंने एनआरसी तक से इसको जोड़ दिया। ऐसे में सवाल यह है कि राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ, लेकिन अगर सरकार कोई पहल कर रही है, कोई शुरुआत कर रही है, तो ऐतराज आखिर क्यों है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं एक खास वर्ग किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार लगातार आधुनिकीकरण को लेकर के बात कर रही है, जो तालीमी शिक्षा है उसको लेकर के बेहतरी की बात कर रही है। तो सर्वे का आगाज, लेकिन जमीयत को है क्यों ऐतराज। सरकार करेगी सर्वे, जमीयत करेगी विरोध। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से लेंगे। लेकिन सुनेंगे जरा बयान। मदरसे के लोगों ने इस देश का पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो गवाह है कि मदरसे के लोगों ने और मदरसे का जो प्रोडक्ट थे, उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए और कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है, कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के, जो मदरसों ने किया है, उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। ये सर्वे कराना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी आप सर्वे करते रहिए, लेकिन इस सर्वे के लिए ये माहौल क्रिएट करना, इसकी वजह से बात जो है वो बिगड़ जाती है। तो दोनों चीज़ें साथ नहीं चलेंगी। कानून का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो काम भी सही तरीके से होगा। और अगर उन्होंने यही हमको टेरराइज करने की कोशिश की और वो माहौल पैदा कर दिया जो एनआरसी और सीए के सिलसिले में हुआ, तो फिर सरकार को वही कुछ फेस करना पड़ेगा। तो जब जब मदरसों के सर्वे की बात उठती है तब तब विरोध होता है। मैं आज एक बहुत स्वस्थ बहस कराने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा पैनल हमने बुलाया है कि आखिर जब सरकार की क्या मंशा है और विरोध अगर है तो किस बात को लेकर के है। ऐसे तमाम सारे सवाल रखेंगे। एक बड़ा खास पैनल बुलाया। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू महासभा के। शिशिर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। साथ ही साथ आमिर साबरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आमिर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। समीर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अंकित चौधरी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अंकित जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और प्रदीप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। तो सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं विस्तार दूं, मैं आगे बढ़ाऊं। मेरा सबसे पहला सादगी से सवाल यही है आमिर साबरी जी से। आमिर जी, जब सरकार एक जांच पड़ताल के लिए एक सर्वे करा रही है एक निजी मदरसों को लेकर के, तो ऐतराज किस बात को लेकर के है? बहुत ही सरल ढंग से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे सर। बहुत शुक्रिया आलोक जी कि आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया, आपको और भारत समाचार का। देखिए, सर्वे से किसी को कोई इतराज़ नहीं है। हमेशा हमने हर सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन जहाँ पर मंशा और नियत समझ में आती है तब वहाँ पर विरोध भी वाजिब हो जाता है। बहुत स्पष्ट सी बात ये, देखिए, सर्वे मदरसे जो सरकारी एडिड हैं वो चल रहे हैं। अगर खालिस उन मदरसों के सर्वे की बात होती तो समझ में आता कि भाई सरकारी पैसा क्या कहीं खुर्द-बुर्द तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उसका नष्ट भ्रष्ट तो नहीं कर रहे हैं, तब तो समझ में आती थी। लेकिन इन आल मदरसों की जब बात कही जाती है तो देखिए, बहुत सारे मदरसे, आलोक जी आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का मसला हो, आम हिंदू भी जानता है इस चीज़ को कि मदरसे निजी पैसे से चलते हैं। कौम से चंदा किया जाता है या जो मुसलमान रमज़ान में ज़कात वगैरह निकालते हैं उससे चलते हैं। और जहाँ तक आधुनिकीकरण की बात आपने कही, और यह सरकार चाहती तो आधुनिकीकरण के नाम पर मदरसों को 3 शिक्षक दिए गए थे पहले, जिनका अभी 4 साल तक सैलरी नहीं मिली है।
चौथी बात मैं इम्पोर्टेंट आपको और बता दूं कि मोदी जी ने जब सरकार बनाने के बाद एक ऐलान किया था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में हम लैपटॉप देखना चाहते हैं। तो पहला सवाल सरकार से मेरा ये भी हो सकता है और वाजिब सवाल है कि कितने मदरसों में इन्होंने कुरान के साथ लैपटॉप दिए। दूसरे 6 साल उत्तर प्रदेश सरकार को भी बने हुए हो गई, सरकार 2 चल रही है योगी सरकार की। आप बताइए कि एक मदरसे की अगर इन्होंने मान्यता दी हो तो बताएं, फिर सर्वे किस बात का आखिर, या सिर्फ एक समुदाय को चढ़ाने के लिए बातें कही जाती हैं। जैसे आपको याद होगा, एक मिनट आलोक जी सुनिएगा पूरी बात। अभी आपको याद होगा कि चुनाव से कुछ दिन पूर्व एक आया था कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, लेकिन चुनाव निकल गया तो वो संस्कृत भी खत्म हो गई। कहाँ है सर्वे का भी मुद्दा? सिर्फ चुनाव ही तक है, चुनाव बाद ना कोई सर्वे, ना सिर्फ एक कौम को, एक समुदाय को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। लोग अच्छा, आपने मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं। ठीक है, नहीं मैं बेहतर जानता हूं, नहीं मुझसे बेहतर आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आपने तमाम सारे सवालों का जिक्र किया, अक्सर मदरसों को लेकर के ये रटे रटाए जवाब सामने आते हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं, ये रटे रटाए नहीं है। सुनिए, आपने कहा कि कंप्यूटरीकरण की बात आलोक जी आपने की, लेकिन कितने मदरसों में, फिर संस्कृत की बात। लेकिन एक सवाल और बता दीजिए, आपने जिस सवाल को कहा कि सरकार की मंशा पर, तो ऐसी कौन सी मंशा है जिस पर आपको शक है कि नहीं? हाँ, अब यही तो बड़ा मसला है। मंशा साफ साफ ये है कि चुनाव को लेकर के इस तरीके के एक समुदाय को भ्रमित किया जाता है, दूसरे समुदाय को चढ़ाया जाता है। सीधी बात ये, इसके अलावा और कोई मंशा नियत नहीं है। आपको देना वेना कुछ नहीं है। आधुनिकीकरण के नाम पे आपने सिर्फ लफाजी करी है, सिर्फ छलावा किया, दिया कुछ नहीं है। चलिए सीधा सवाल अंकित चौधरी जी के पास आ रहा हूं। अंकित जी, इस सवाल किस तरीके से उठा था? सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है, जबकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कर रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है, कंप्यूटर की बात कर रही, ताकि ऐसी तालीम मिले जो आज को रोजगार परक हो। लेकिन उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो कैसे जवाब देगी माकूल? फिर देखिए आलोक जी, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास पर काम करती है। और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, जहां सरकार दीन के साथ साथ एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कि केवल अपने दीन से अलग हटकर और समाज के अन्य क्षेत्रों की भी नौजवान उसमें जानकारी रखें। पता नहीं इन जितने भी ये दीन के नेता बनते हैं, इन्हें क्या दिक्कत है। दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, आज आप देखें आज किस तरह जो हम आधुनिकीकरण और सर्वे कराया जा रहा है, उस सर्वे का मेन कारण जो हमारा करवाने का है कि कितने ऐसे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 11,621 मदरसे हैं, जिसमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है, 2907 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित चल रहे हैं। अगर प्रदेश सरकार उनमें NCERT की पुस्तकें पाठ्यक्रम शामिल कराना चाहते हैं तो इन्हें क्या दिक्कत है? इन्हें दिक्कत है, ये कट्टरवादिता नौजवानों में लाना चाहते हैं, ये देश के विरोधी बात करना चाहते हैं। आज आप देखिए अंकित जी, मैं देखिए बहुत ज्यादा देश विरोधी ताकतें क्या होती है मुझे नहीं पता। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था मैं बहुत स्वस्थ डिबेट करना चाह रहा हूं, क्योंकि जब भी हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती है तो किस तरीके से भटक जाती है। आमिर साबरी जी ने कहा कि कंप्यूटर और कुरान की जिस तरीके से बात करें, सुन लीजिए मेरे सवाल के जवाब, बस उसी सवाल पर फोकस है। बहुत ज्यादा देशभक्ति और राष्ट्रीयता की बात आज नहीं करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर और कुरान की बात कर रही है, संस्कृत की बात, कितने समुदाय को लेकर के बात करें, कितने मदरसों में ये दिया गया, बस इसकी शुरुआत हुई। बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए आपके पास अगर कुछ फैक्ट्स हो तो। जी अंकित जी। आलोक जी मैं बता दूं, हाँ, जितने भी मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान के मदद से चलने हैं, उसमें लगभग काफी हद तक हमने कंप्यूटर देने का काम करा है। दूसरा विषय मैं बार बार कह रहा हूं, ये बार बार गुमराह कर रहे हैं, जो मुस्लिम भाई देश राष्ट्रवाद में काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं, उन्हें ये सर्वे पसंद है। लेकिन जो लोग लगातार देश विरोधी और कट्टरवादी पर काम करते हैं, उन्हें ये सर्वे पसंद नहीं है। मतलब जो भाजपा में वही जो है राष्ट्रवादी है, वो और बाकी सब देश विरोधी है। तिरंगा लहराया गया। अच्छा सुनिए, मैं आपके पास आऊंगा। ये थोड़ा कट्टरवादिता शब्द कहां से आ गया इसमें? जब प्रदीप जी, मैं जरा, आप तो दिन भर किस तरीके से ऐसे केस तमाम सारे लड़ते होंगे, जरा इसकी तकनीकी बिंदुओं पर जरा विचार डालिए कि ये कट्टरवादिता आखिर कहां से आ गई यहाँ पर। भाई सर्वे कराया जा रहा है, विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ तो कट्टरवादिता क्यों हावी होती नजर आ रही है? आलोक जी देखिए, सरकार जब ये कह रही थी तो प्रदेश ने ये माना
कि नॉन एडेड स्कूलों के जो जितने भी स्कूल प्रदेश में चल रहे हैं, सरकार उन सबका सर्वे कराएगी और उनमें जो अनियमितताएं होंगी उन पर सरकार जो है हस्तक्षेप करेगी और अनियमितताओं को ठीक करने का प्रयास करेगी। अब मदरसों में निश्चित तौर पर मदरसे अगर अनियमित तरीके से चल रहे हैं तो बिल्कुल वो वैसे मदरसे बंद होने चाहिए, लेकिन नॉन एडेड स्कूल जो जैसे आप राजधानी जहां बैठे हैं तमाम ऐसे स्कूल हैं जिनकी एक जगह मान्यता है और 3-3 जगह वो स्कूल चल रहे हैं, टीचरों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चों की फीस बढ़ाई जा रही है, इन पर भी सर्वे होना चाहिए और इन पे भी जो अनियमितताएं हों ऐसे स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। सरकार अगर ये कहती कि हम सारे नॉन एडेड स्कूलों को जहां भी अनियमितताएं हैं हम वहां पर देखेंगे और उन स्कूलों को बंद करेंगे जो नियमित नहीं चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन पर सवाल नहीं होते। लेकिन बात जरूर है कि आप एक बार ये कह रहे हैं कि मदरसों पे आप ये करें, आप जो मदरसे गड़बड़ हैं आप निश्चित तौर पर उन्हें बंद करिए और सरकार का ये का काम है और देश का अंतिम नागरिक भी सरकार के इस काम में उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर आप उसी राजधानी में आप न्यू पब्लिक स्कूल जैसा है जहां एक जगह कृष्णा नगर की मानता है और 3-3 जगहों पे या उसकी कैंपस चल रहे हैं, वहां पढ़ाई हो रही है, टीचरों को फीस नहीं मिल रही है, स्कूल की फीस बढ़ती हुई मिल रही है, आप बताइए आपके जो अपने विद्यालय हैं, प्राइमरी पाठशाला हैं, अब बताइए कितने टीचर आपने वहां पे दिए। आज बाउंड्री वॉल टूटी है, राजधानी में कम से कम 12 से ऐसे प्राइमरी विद्यालय जो गायब हो चुके हैं और सरकार उस पर कोई बात नहीं कर रही। आप बात करिए वाकई शिक्षा नहीं पर बात करिए, आने वाले भविष्य पे बात करिए, आप उन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर बात करिए, हम आपका स्वागत करेंगे, पूरा विपक्ष आपका स्वागत करेंगे। जी चलिए देखिए कितनी अच्छी चीजें आज निकल कर कह रही है। अंकित चौधरी जी आपके लिए एक सुझाव भी आया है कि अनियमितताएं कहां पर है, उन पर कहीं ना कहीं सबसे पहले मंथन की जरूरत है। अगर आप करते हो तो विपक्ष भी आपका सहयोग करेगा। एक सुझाव आया है, देखिए। आलोक जी, हाँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सरकार की मंशा साफ है, इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए ही ये सर्वे कराया जा रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे तो अंकित जी तो सिर्फ मदरसों ही का नाम क्यों, इसमें प्राइमरी स्कूल भी आना चाहिए। प्रदेश के अंदर तमाम स्कूलों की छतें नहीं है, बाउंड्रियां टूटी हुई हैं, दरवाजे नहीं है। सुनिए पहले भी तो बात कर लीजिए, फिर मदरसे का नाम लेके एक समुदाय को क्यों चलाया जा रहा है। मत, यहाँ का जो असली मुस्लिम है, राष्ट्रवाद मुस्लिम है जी, जो भाजपा में वही राष्ट्रवादी मुस्लिम है, वही असली मुस्लिम है। आप देखिए आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, मदरसों से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। बताइए कितने मदरसों से आतंकवादी पकड़े गए, बताइए। अरे बताइए कितने आतंकवादी पकड़े गए। सरस्वती शिशु मंदिर की जांच क्यों नहीं कराते आप? उसकी भी तो जांच कराइए। जो आरएसएस के स्कूल चल रहे हैं उसकी जांच कराइए, आरएसएस शाखाओं की जांच कराइए, तमाम तलवारें भाले अगर आज हम सर्वे करा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, उसकी जांच कराइए। तमाम अगर नहीं चल रहे हैं, किन मदरसों को हम सर्वे कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं दीन के साथ साथ नौजवान कंप्यूटर की शिक्षा में नौजवान आगे बढ़े, नौजवान मुस्लिम कामयाब हो, लेकिन आपको धर्म के प्रति, कट्टरवाद के प्रति सहारा बनाना है, उन्हें रखोगे, उनके गुरु बन के बड़े डिबेट में बैठोगे। जब डिबेट में बैठोगे तो मुस्लिमों को पक्ष रखोगे। मुस्लिम समझ चुका है, राष्ट्रवादी मुस्लिम समझ चुका है, आप जैसे लोगों को उखाड़ के फेंकेगा। आप बात कर रहे हैं, आप मदरसों की स्थिति देखें लगातार, आप हमसे बात करते हैं जरा सा सर्वे क्या हुआ, आप परेशान होते हैं। आप आदुर्गान की बात करते हैं, आप परेशान होते हैं। आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप मुस्लिम कौम को अनपढ़, जाहिल और केवल बेकार रखना चाहते हैं। आज का मुस्लिम नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आपका नौजवान मुस्लिम पढ़ेगा, पढ़ने के साथ साथ आदिवासी की बात करेगा, कंप्यूटर उसके हाथ में होगा, वो आपको नेता नहीं मानेगा। जो पढ़ा लिखा समाज है, जो भी हमारे पक्ष में है, जो पढ़ा लिखा राष्ट्रवादी मनोगे, आपको कुछ पता नहीं है। किसको क्या पता है, लेकिन मदरसों पर जब हम महासंग्राम की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से महासंग्राम से छिड़ गया है। लेकिन मकसद ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ कंटेंट चीजें निकल करके आए, कुछ तथ्य निकल करके आए। मैं अपनी डिबेट में खास करके एज बीइंग जर्नलिस्ट मैं ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल न करता हूं, न करने दूंगा। मैं हमेशा एक सोच बहस करता हूं। कोई आप तथ्यपूर्ण बात रखिए, मैं पूरा मौका दूंगा। चलिए मैं एक बार समीर जी के पास आ रहा हूं। समीर जी, जमीयत
समीर जी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। आज का नौजवान नहीं है, कट्टरवादी में नहीं जाएगा। अंकित जी अब सुनने का भी मादा रखिए। सुनिए अंकित जी, सुनिए जरा, सपा प्रवक्ता की भी बात सुनिए जी। समीर जी। जी आलोक जी, जिस ये जो अभी मदरसों की सर्वे की जो बात हो रही है, देखिए इसमें दो बातें जो है वो अहम है। पहला तो ये समझ लिया जाए कि अगर आप मदरसों की आधुनिकीकरण या फिर उनके सिलेबस में उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म देने के लिए एक एनसीईआरटी सिलेबस में एक मतलब उनको एक नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तरह अगर चलाने के लिए कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो उसमें देखिए समाजवादी पार्टी तो आपके अगेंस्ट नहीं। समाजवादी पार्टी मदरसों के लिए, मदरसों के बच्चों के लिए अगर कोई भी चीज़ अच्छी हो रही है, उनको किसी भी तरह से अगर इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश हो रही है तो उसमें समाजवादी पार्टी को कोई भी दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी उसके अगेंस्ट नहीं है। बट यहाँ पे जो बात हो रही है सर्वे की, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, और ये बातें निकल के देखिए आप ये कह सकते हैं या कोई भी जो जनरल है या जो भी इसको सही ठहरा रहे हैं सर्वे को, या जिनको लग रहा है कि दिक्कतें क्या हैं, तो देखिए अगर आप जो हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद जी, अगर उनकी आपने बाइट सुनी होगी कहीं पे भी, तो आपको उनकी बातों से समझ में आ जाएगा कि उनकी मंशा क्या है। देखिए बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई कि आधुनिकीकरण हो, मुसलमान जो यूथ है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो बाकियों के समान आए। बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या रोड मैप है या फिर आगे की जो आप जो भी अपने योजना कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि सर्वे होगा, इस सर्वे की आपकी मंशा क्या है, तो मंशा उन्होंने क्लियर नहीं करी। मंशा क्या है, आगे होना क्या है, रिपोर्ट जो आएगी, मान लीजिए आपने अगर रिपोर्ट कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट ये जानने के लिए है कि गैर मान्यता प्राप्त कितने मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आप ये बताइए कि अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कोई चल रहे हैं, आपकी सर्वे रिपोर्ट में जो भी आता है, तो उसके बाद उस पर एक्शन क्या लिया जाएगा। उस पर एक्शन लिया जाएगा जो इस समय जो चल रहा है कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, वो एक्शन लिया जाएगा, या उनको मौका दिया जाएगा, मोहलत दी जाएगी कुछ समय की कि आप अपने पेपर वर्क पूरे करें, या जो भी कुछ है। क्या इस टाइप की कोई भी गाइडलाइन आई है? नहीं आई है, क्योंकि अब जब ऐसे कुछ सवाल उठते हैं और इसके ऊपर जब राज्य मंत्री खुद कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं या कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है, अभी बस सिर्फ सर्वे होगा, तो इससे अगर कोई उनकी मंशा पे क्वेश्चन मार्क उठाता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो उसमें गलत लेकिन क्यों सवाल यह है कि जब सर्वे की बात की जाती है शुरुआत में उसका विरोध शुरू हो जाता है, आगे की बात तो हो ही नहीं पाती। आलोक जी मैं यही बात कह रहा हूं कि आखिर सवाल उठे क्यों। जैसे कि अभी पहले भी इस पैनल में ये बात हो चुकी है कि अगर आपको एजुकेशनल रिफॉर्म लाना है तो आप सिर्फ मदरसों को क्यों नाम ले रहे हैं आप, और शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी। आलोक जी शुरुआत नहीं है, आलोक जी शुरुआत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। विरोध ना कीजिए। अब आप इसे मुद्दा बनाएंगे कि सरस्वती शिशु मंदिर से शुरुआत कीजिए। आपको तो मुझे लगता है सहयोग करना चाहिए जांच में जी, कहना चाहिए। मैंने पहले कहा कि मैं स्वागत करता हूं जी आलोक जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अच्छा शिशिर जी एक बात बताइए, आलोक जी जब डर नहीं है फिर कुछ गलत नहीं है तो भी डर काहे का, डर कैसा? मुझे तो लगता है खुल करके विरोधियों को, मुझे शिशिर जी से मेरा सवाल कि डर किस बात का, डर किस बात का, डर किस बात का जब गलत नहीं है तो। सुनिए अभी अपनी बात रखिएगा, जब अभी आपका मौका दीजिएगा। चलिए शिशिर जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आमिर भाई ने समीर सिंह जी को बोलने नहीं दिया, नहीं मैं सबको मौका दे रहा हूं, को बोलने नहीं दिया। कह सकते चलिए आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता शिशिर जी, पहले आप बोल लीजिए तब मैं रखूं भाई। अच्छा चलिए अब शांत हो जाइए। चलिए मैं सबको मौका दे रहा हूं, अब शिशिर जी की बारी। शिशिर जी अब आपको सुना जाएगा। देखिए जी सुनिए आप, मैं आपको जो राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं उनके बारे में कुछ बताते हैं मदरसों से, ठीक है। उन मदरसों की कुछ घटनाओं से आपको समझ में आ जाएगा ये मदरसों में होता क्या है। तारीख सहित मदरसा दारुल कुरान हमीदिया बिजनौर में रेड पड़ती है पुलिस की, जिसमें 6 आतंकवादी पकड़े जाते हैं बहुत सारे हथियारों के साथ। तारीख थी 11 जुलाई 2019। 9 जून 2020 को मुफ्ती मोहम्मद सोहेल मदरसा टीचर गिरफ्तार किए गए दिल्ली में ढेर सारे हथियारों के साथ। 26 अगस्त 2022 को मदरसा धर्मगुरु गोलपारा असम में पकड़े गए अलकायदा के आतंकवादी संगठन के सदस्य मदरसे में।
सहारनपुर का नदीम दे रहे हैं, देखिए क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए ये आंकड़े तो हम दिन में बताते हैं, इन आंकड़ों से क्या नहीं, ठीक है नहीं, सच और झूठ की बात नहीं कर रहे। सुनिए मैं खुद, मुद्दा ये होना ही नहीं चाहिए जी, मुद्दा ये क्यों उठ रहा है? सच और झूठ का फैसला नहीं पकड़ा गया आज तक, कार्यकर्ता पकड़ा गया आज तक। अरे आपको पता नहीं है, कुछ तो शर्म, ये आंकड़े हम नहीं कह रहे, नहीं कहा ये आंकड़े हम नहीं कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको दिक्कत है, सरकार आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है ना। अगर मदरसे में रुक जाइए पढ़ाई हो जाएगी, अंकित जी ठीक है, चलिए एक एक करके। अंकित जी बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं चाहूंगा आप जवाब सुने। अंकित जी को, मदरसे वालों की तो औकात ही नहीं है, अच्छे नेताओं को पुलिस गांजा भाई ये देखिए किसी को किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करें आप डिबेट में आकर के यहाँ पर औकात की सरकार एक तरफ प्रॉपर वे में जांच की बात कर रही है और आप अपनी औकात दिखा रहे हैं। ये सब समझा जा सकता है कि किसकी क्या औकात है, ये खुद भी वो समझने के लिए काफी है जी। चैनल बता देते हैं, ये सब्जी भाजपा ने बात होगी, बैठे बताइए डिबेट में। अरे धर्मशाला में कब्जा करने को लेकर मारपीट हुई, मर गया कल आलोक भाई, आज उसकी लाश आलोक भाई। अच्छा चलिए आमिर जी अपनी बात रखिएगा, मैं जरा एक बार अंकित चौधरी जी के पास आ रहा हूँ। अंकित जी आप अपनी बात रखिए भाई, मैं पहले पूरी बात कर लूंगा तब डिबेट आगे बढ़ेगी। देखिए ठीक है, चलिए आप अपनी बात रखिए। शिशिर जी एक बात बताइए, अगर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी तो वो झगड़ा करेंगे क्या? मूड बना के आए झगड़ा करने का क्या? मैं होस्ट करा रहा हूँ, मैं एंकर हूँ, मैंने सबसे पहले आपको मौका दे दिया है ना। अगर मैंने तो तब आप क्या यही बात कहते हैं क्या? चलिए शिशिर जी मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूँ। दो और उदाहरण देंगे, इसके बाद अपनी बात रखेंगे। ठीक है। सहारनपुर में नदीम को पकड़ा गया, एटीएस यूपी ने पकड़ा, जिसमें कबूल किया गया मदरसे में आतंकी ट्रेनिंग वो खुद देने जाता था। 16 अगस्त 2022 को, इसी साल की घटना है, ठीक है। इसके बाद ये 5वीं अंतिम का घटना आपको बता रहा है। 22 सितंबर 2021 की एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को पकड़ा था। मदरसे में गरीब हिंदू छात्रों को ले जाया जाता था और मुस्लिम धर्म उससे कबूलवाया जाता था। एक अल हसन एजुकेशनल और वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा ये ट्रस्ट के माध्यम से धर्मांतर कराते थे। ये बहुत बड़ी घटना थी। और अब आखिरी में एक आखिरी उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय में लखनऊ की नदुआ में एक छापा पड़ता है, आईबी के द्वारा वो छापा पड़ता है। वहां पर सूडान का नागरिक पकड़ा जाता है, आतंकवादी AK-47 के साथ। दबिश पड़ती है, तो आंकड़े गिना दिए। सुन लीजिए आलोक भाई, आखिरी जब दबिश पड़ी तो इतना दबाव पड़ा, ये मदरसे के लोग, नदुआ के लोग जाकर आईबी का ऑफिस भी घेर लिए। इतना दबाव पड़ा कि मुलायम सिंह जी ने अली मियां से माफी मांगी, नरसिम्हा राव ने अपना मंत्री दिल्ली से भेजा माफी मांगने के लिए, और सूडानी नागरिक आतंकवादी जो AK-47 के साथ पकड़ा गया था, बाकायदा दिल्ली में ले जाकर उसको उसके देश में भेजा गया। ये घटना ये लखनऊ की है। इसके अलावा एक घटना और हुई लखनऊ के ठाकुर, घटनाएं गिना दीजिए। लखनऊ के मदरसे में ठाकुर, लेकिन शिशिर जी मैं आपको बोल रहा हूँ, शिशिर जी मैं आपको बोल रहा हूँ, घटनाएं नहीं गिनाइए। बड़ी बात यह है कि जो पास बीता हुआ कल, क्या हम आने वाले कल के लिए, हम आने वाले कल में किस तरीके से चीजों की बेहतरी कर सकते हैं, सिस्टम को और दुरुस्त कर सकते हैं। रुके प्रदीप जी, मुझे लगता है रुक जाइए शिशिर जी, मुझे आंकड़े नहीं सुनने। शिशिर जी सुनिए, सिस्टम को रुक जाइए शिशिर जी। मैं ठाकुरगंज में यहाँ छापा पड़ा, 250 से ज्यादा लड़कियों को बंधक बना के रखा गया था। मौलाना सरेआम यहाँ पकड़ा गया इसी सरकार में। ये सबूत है। अब इसके बाद ये साबरी जैसे लोगों के साथ सच्चाई है तो ये इनके पास खुलना जाए, घबरा रहे हैं। घटना होती यही तुम ही बोल, बिल्कुल पीएचडी कर रखी है आपने झूठ बोलने की। बोली सब्जी सौदा खत्म हो गया तुम्हारा, सुन लो अब। खत्म हो गया। अब समस्या ये है कि इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो टोपी वाले, टोपी पहनाने वाले, इनके जैसे लोग आज देश में पकड़े जा रहे हैं हर जगह। और हालात ये है कि सर्वे से ऐसा कर रहे हैं।
आज मोदी जी ने क्या कहा है? आज मोदी जी ने कहा है कि मदरसों में हिसाब किताब रखा नहीं जाता है, पैसा कहाँ आता है, तो बात तो चल के बोल रहा है। मोदी जी दुकान खुलती है तो उसका आय व्यय रखा जाता है। इतने बड़े बड़े मदरसे खुल गए, उनके पास आय व्यय नहीं है, ये पहले ही शिकायत कर रहे हैं। आप मदनी मियां की क्या बात कर रहे हैं? ये तो आप लोगों की चलिए, आप सब मदनी मियां की बात ना कीजिए, लेकिन मैं आज मदनी मियां को लेकर के बात करूंगा और इस सवाल का जवाब मैं प्रदीप जी से चाहूंगा। रुकिए, सब मेहमान सुनेंगे। प्रदीप जी से मैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर नहीं, किस तरीके से जो एक एडवोकेट है सीनियर, मैं उससे भी चाहूंगा। सुनिए, आप रुक जाइए, मुझे आंकड़े देंगे, मैं भी आंकड़े लेकर के बैठा हूँ, मैं भी तैयारी के साथ बैठा हूँ। सुनिए, रुक जाइए। प्रदीप जी से मेरे सवाल कुछ तथ्यपूर्ण, कुछ चर्चे निकल करके, ठीक है। अब सुनिए शिशिर जी, प्रदीप जी से मेरा बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल। अब शांत हो जाए, अब सब लोग शांत हो जाए। शिशिर जब शांत होइए जी, अब शांत होइए। अब कोई मैं प्रदीप जी, मौलाना रुक जाइए ना, चुप रहिए थोड़ी देर, चुप रहिए, सुन लीजिए, आंकड़े मुझे नहीं मत गिनाइए। प्रदीप जी, मौलाना महमूद की बात करें, सब लोग सुनते हैं, स्वस्थ वर्ग सबके बीच चुप रहिए ना, चुप रहिए थोड़ी देर, सवाल सुनिए। स्वस्थ बहस में कर रहा हूं और आप आंकड़े गिना रहे, सुनिए तो मैं सबको बराबर मौका दे। प्रदीप जी, मौलाना महमूद मदनी की बात करें, पिछले 100 सालों में उन्होंने एक बयान दिया कि 100 सालों में जो काम किया वो बेमिसाल है। तो फिर ऐसा किया क्या है मुस्लिम समाज में? बहुत अहम सवाल आज की डिबेट का। मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा शिक्षा की कमी है। देश में मुस्लिमों की कुल आबादी का 42.7% जो है वो हिस्सा निरक्षर है और 3% से कम ग्रेजुएट है। बच्चे पालेंगे तो क्या होगा? लोग भाई सुनिए, बेकार की बात मत करिए। जब हम शिक्षा की बात करें, ठीक है प्रदीप जी, इस सवाल का जवाब शांत रहे सब मेहमान जी। आलोक जी, देखिए सरकार जो है इन मदरसों का सर्वे क्यों करा रही है? सर्वे एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए करा रही है। अगर कोई ये कहता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि इन मदरसों में आतंकवादी पकड़ने के लिए अगर करा रही, तो हम उस विषय पे जवाब देंगे। लेकिन हमारा जहां तक मानना है, उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों का सर्वे इसलिए करा रही है कि उनकी शिक्षा में बेहतरी हो। तो हम ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी अभी ये बात कही कि हम एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने की बात कर रहे हैं। तो अब ये सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल हैं, उनके एक हाथ में या वहाँ के सिलेबस की किताबें और दूसरे हाथ में कंप्यूटर क्यों नहीं है? अब बड़ी आबादी, प्रदेश की बड़ी आबादी जो है, जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रही है, उस पर कंप्यूटर देने पर सरकार की इच्छा शक्ति आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उस पर अपने वादों पर आगे बढ़ती हुई सरकार क्यों नहीं नजर आ रही? और दूसरी बात है, जब आप ये कहते हैं कि नॉन एडेड मदरसों की आप बात करते हैं, तो नॉन एडेड इस सारे स्कूलों की आपको बात करनी चाहिए थी और ये बताना चाहिए था कि नॉन एडेड जो स्कूल हैं वहां पे क्या असुविधाएं हैं, किस तरीके से अनियमितताएं हैं। आप राजधानी से लेकर प्रदेश के किसी भी जनपद में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि नॉन एडेड स्कूल जितने भी हैं, एक एक जगह की मान्यता पर 4-4 कैंपस चल रहे हैं। इन पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? इनके प्रबंधकों को की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? ये कैंपस बंद क्यों नहीं होते? और बार बार हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल के उन विद्यार्थियों ने, उनके कमजोर वर्ग के उन विद्यार्थियों ने आपका बिगाड़ा क्या है? उनके हाथ में आप कंप्यूटर देना क्यों नहीं चाहते? इन सवालों का जवाब ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता अंकित चौधरी जी से इस सवाल का जवाब लूंगा। अंकित जी, जैसा कि प्रदीप जी ने भी उठाया, आमिर साबरी जी ने भी उठाया कि आतंकवाद की किस तरीके से रूट तक जाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है, या फिर बात करें कि कंप्यूटर को लेकर के बात करें कि शिक्षा की बेहतरी के लिए, इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। आप जवाब सोच के रखिएगा, मैं आपको मौका दे रहा हूं। फिलहाल मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान बने हुए, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।